नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी चुनावी समर कसली कमर को लेकर। और इन दिनों प्रदेश भर की नजर चंपावत पर टिकी हुई है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का भाग्य तय होने वाला है। आगामी 31 मई को चंपावत में चुनाव होने वाले हैं और जिसके लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में धुआंधार प्रचार करेंगे और चंपावत की जनता निर्मला गहतोड़ी के हाथों में सौंपकर विधानसभा के लिए बेहतर प्रयास करेगी। तो वहीं चंपावत के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के सभी मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी भी मोर्चा संभालेंगे। पार्टी अब अलग अलग कामों के लिए टीमों का गठन करेगी। इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और पार्टी ने इस सीट पर भी कमजोर बूथों पर काम करना शुरू कर दिया है। हर एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बूथ स्तर से दिग्गज नेताओं तक भाजपा अपनी पूरी ताकत मुखिया को जिताने में लगा रही है। चंपावत उपचुनाव के कड़े मुकाबले के बाद ही सूबे का मुख्यमंत्री तय करेगा और इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर शाम 31 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार के बाद एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी ने भी चंपावत उपचुनाव के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के रूप में एक ब्रह्म छोड़ने का काम किया है। चंपावत विधानसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव होगा। इसके साथ ही चंपावत जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक निर्मला गहतोड़ी के लिए चंपावत की जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हर घर तक पहुंचेंगी। आम चुनाव में यहाँ से भारी बहुमत से कैलाश चंद गहतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहाँ से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पत्र भरा है। मैं गोल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, माँ पूर्णिमा को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ, बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिंगला देवी को, माँ रणकुटी देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उनको एक बार फिर से उत्तराखंड की बागडोर हाथों में दी है। लेकिन मुख्यमंत्री विधायक नहीं है, इस नाते उनको 6 महीने के अंदर विधायक का उपचुनाव जीतना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार कुछ दिनों से सरकार की खामियां जनता के सामने पेश करती नजर आ रही है। सीएम धामी सरकार की खूबियां जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय दिग्गज नेताओं समेत स्टार प्रचारक निर्मला के गहतोड़ी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के लिए भाजपा के दिग्गज चंपावत की भूमि पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरी व्यवस्थाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरता है और चंपावत की जनता के लिए भी बड़ा सुखद क्षण है कि वहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कल उनका नामांकन भी हुआ। उस नामांकन में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण और पार्टी की सभी हस्तियां, मैं कह सकता हूं सभी पार्टी के माननीय विधायकगण और माननीय मंत्रीगण वहां पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है वो केवल एक समाज में एक भ्रम के लिए। देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, सारे वरिष्ठतम लोग हैं और सारे लोग चुनाव प्रचार में चंपावत में जाएंगे।
और हमने अन्य लोगों को भी जिम्मेदारी दी है। जो हमारे मुख्य जो वहाँ के अभी तक के विधायक रहे हैं हिमेश करकवाल जी, उनको चुनाव का मुख्य संयोजक नियुक्त किया है और जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें मनोज तिवारी जी को अध्यक्ष बनाया है और भुवन कापड़ी जी और हमारे खुशहाल सिंह अधिकारी जी को हमने उसका सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अलग अलग जगह फिर सेक्टर वाइज भी हमने स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी है, विधायकों को जिम्मेदारी दी है। चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश की मुखिया के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। फिलहाल उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। निर्मला गहतोड़ी के रूप में महिला प्रत्याशी को उतारकर कांग्रेस ने एक तरह से महिला वोटरों के मतों को पाने की कोशिश की है, जो चंपावत विधानसभा में काफी सक्रिय है। कांग्रेस का दावा काम कर सकता है तो वहीं सीएम धामी की लोकप्रियता भी उन्हें दोबारा प्रदेश का मुखिया बना सकती है। अभी देखना होगा कि जनता का क्या मूड है, किसे शह और किसे मात मिलती है। खटीमा से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ में खास पैनल भी मेहमानों का जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और भगीरथ शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे और भी मेहमान आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत करते हैं रविंद्र कुमार जी के साथ में। रविंद्र जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, पूरा ध्यान भी उनका चंपावत के उपचुनाव में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गहतोड़ी को उतारकर ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कड़ा भी कर दिया है। साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की लंबी सूची उनकी ओर से आई है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? इन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची दी है। स्टार प्रचारक क्या करना वहां जाके, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने लिस्ट बना दी। चुनाव लड़ने की तैयारी, इनके पास ना तो संगठन का कोई कार्यकर्ता है, ना बूथ स्तर पे कोई मेहनत है। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर हो, शक्ति केंद्र हो, मंडल हो, जिला हो, प्रदेश हो, सभी तरीके के हमारे कार्यकर्ताओं का गठन है। सिर्फ चंपावत विधानसभा की अगर बात करूं मैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर के सारे नेता, जिनको बूथ स्तर पे जिम्मेदारी देने की तैयारी है। और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो किसी भी चुनाव को एक चुनौती की तरह लेती है, उस पर पूरी मेहनत करती है, उस पर कुछ काम करती है। हमारा और इनके बीच का डिफरेंस बहुत जमीन आसमान का है काम करने में संगठन के लिहाज से। क्योंकि बात आपने हमारे लिए की है, तो मैं निश्चित रूप से ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाती है कि हम चुनाव बहुत भारी मतों से जीतने को तैयार खड़े हैं। और जबकि आप इनके नहीं, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज की जब आप बात करें ना रविंद्र जी, तो इस कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में एक वो भीतरघात का डर भी बहुत साफ झलक रहा है। जो खटीमा में आपने झेला है ना, वो भी बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं, ये भीतरघात का, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरोप लगे थे, इसकी जांच संगठन ने अपने स्तर पे करवाई है। और इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनके बारे में संगठन अपने आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसको तय करेगा कि किसके साथ क्या होना है। लेकिन आप अभी मैं जब आपके बयान सुन रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो वो अपने बयान में ही कॉन्फिडेंस नहीं है उनके कि हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। वो सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित है। उनको जो है सिर्फ चुनाव लड़ना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और चुनाव जीतेगी। हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा चेहरा है, जो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी है, जिसने अपने इस छोटे से कार्यकाल में अपने आप को स्थापित करके दिखाया है। दोबारा से उनके नेतृत्व में जो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनी है, ये उन्हीं के नेतृत्व का नतीजा है। और हम निश्चित रूप से इस चुनाव को बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। ठीक है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। संगीता जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी रविंद्र जी ने जो कहा उस पर हम
भगीरथ जी की राय जान लेते हैं। भगीरथ जी, अभी आपने सुना रविंद्र जी कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर इस कॉन्फिडेंस को ही ध्यान दे दे तो कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो विधानसभा चुनाव में खटीवा से थे तब भी बहुत था, लेकिन सोचिए उस कॉन्फिडेंस का क्या हुआ जब सारे बाकी के 47 विधायक जीत जाते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी, जिसको ये युवा चेहरा कह रहे हैं, जमकर तारीफें रविंद्र जी कर रहे हैं, वो ही चुनाव में हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस कब कहां किसका फेल हो जाए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब इनको कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये पहले ही सत्ता में आ चुके हैं, 47 सीटें हैं, लेकिन जब पहले कॉन्फिडेंस ढेर हो चुका है तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, एक बात तो रविंद्र जी ने अच्छी कही कि भाजपा में जो संगठन है, हाँ, और संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है वो बूथ लेवल तक काम करता है और उसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई और 151 बूथों पर चुनाव होना है और निश्चित रूप से कांग्रेस के मुकाबले भाजपा जो है बहुत आगे दिखाई देती है तैयारियों के लिहाज से बूथ लेवल तक। और ये संभव है कि कांग्रेस के पास हर बूथ पर समर्पित कार्यकर्ताओं का अभाव हो, एक बात ये। दूसरा एक बात, जो पिछला जो चुनाव हुआ आम चुनाव, उसमें भीतरघात की बातें हुई थी। वो केवल खटीमा नहीं, कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी स्वयं प्रत्याशियों ने इस तरह के आरोप लगाए थे। उसमें पार्टी ने बाकायदा जांच भी की कराई, लेकिन उसको वो लोग चिन्हित हुए कि नहीं हुए, वो बात इस उपचुनाव से पहले सार्वजनिक होनी चाहिए थी। और जो भीतरघात करने वाले लोग थे उनको पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई की और नहीं की तो क्यों नहीं की, क्यों उसको दबाए रखा, क्या निहितार्थ हैं, ये तो खैर पार्टी जाने, उनका विषय है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया था कि खटीमा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे पुष्कर सिंह धामी भी भीतरघात की वजह से हारे, इसलिए उनके उपचुनाव लड़ने से पहले ये बातें, उस पर कार्रवाई क्या हुई, ये जरूर बाहर आनी चाहिए थी, ताकि जो इस समय ये बात अलग है कि उनके लिए बहुत चुनाव सहज भी है और बहुत ज्यादा चुनौती भेजा जाए विधानसभा में भी निर्वाचित करके, ये अलग बात है कि परिस्थितियां किसके अनुकूल। सवाल ये है कि इतनी जो अनुशासन वाली पार्टी, आज दो माह से ज्यादा समय बीत गया है और अभी तक जो भीतरघाती थे उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर फिर भीतरघाती फिर सक्रिय हो जाए, और कोई पार्टी के लिए कोई कठिनाइयां नई चुनौती पैदा कर दें। इसलिए मैं ये समझता हूँ अभी भी समय है, भाजपा अच्छा होगा कि उन भीतरघातियों का जो चिन्हित किए गए हैं उनको, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर दे और मीडिया के माध्यम से पब्लिक को भी बता दे, कार्यकर्ताओं को भी संतोष होगा। जो हारे, जिनको भीतरघात के कारण हारना पड़ा, तो उनको भी तसल्ली हो, वो आगे पार्टी के लिए, संगठन के लिए फिर काम करते रहे। ऐसा कुछ करना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भगीरथ जी। देखिए, अगर इस तरह से जो भीतरघाती थे इनके नाम सामने आएंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है उन्होंने ये बात तो खैर कम से कम एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि नाम बहुत बड़ा था। पुष्कर सिंह धामी अगर ना हारे होते तो शायद ये कहा भी नहीं जाता कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात हुआ है। इनको कहना पड़ा क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के साथ ये हुआ, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर ये कर देंगे तो कहीं ना कहीं भीतरघाती साफ हो जाएंगे, तो डर भीतरघातियों में भी होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा अंदरूनी पार्टी संगठन के स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज एक बनी हुई है अनुशासन वाली, वो भी टूट जाएगी अगर इन्होंने नाम सामने ला दिए तो। खैर, अमरजीत जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कमलकांत जी हमारे साथ में यूकेडी के प्रवक्ता है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। संगीता जी पहले से हमारे साथ में, उनसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। संगीता जी, आम आदमी पार्टी भी बड़े दावे कर रही है कि इस बार उपचुनाव में वो भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अब तक नाम आखिर स्पष्ट क्यों नहीं किया, इतनी देरी क्यों हो रही है? जब उत्तराखंड में अभी मुख्य चुनाव हुए और हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो जनता ने हमें वो मैंडेट नहीं दिया, वो स्वीकारिता नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी, और हमारा एक भी प्रत्याशी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। इसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय किया है कि उपचुनाव जो है उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है अपने संगठन को मजबूत करने में, हमारा ध्यान है अपने संगठन
को मजबूत करके जनता तक, जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने का, क्योंकि हम एक अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं। केवल एक उपचुनाव को लेकर के और उसमें प्रत्याशी उतार करके दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता का जो विश्वास हमने खोया, जो हम चाहते थे जनता का विश्वास हम पर है नहीं, लेकिन फिलहाल तो चुनाव हो गए ना, अभी तो उपचुनाव पर ही ध्यान दिया जाएगा ना। सत्ता तो बीजेपी की भी बन गई, लेकिन उपचुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप प्रत्याशी उतारेंगी ना इस बार? देखिए, प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे ये आज क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है। नहीं, पर मुझे लगता है संगीता जी, मुझे लगता है आप अपनी पार्टी के, आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है कि हम इस चुनाव में उतरेंगे और प्रत्याशी दमदार उतारेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार कह भी रही है और उसकी बैठक चल रही है, जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो केवल एक चुनाव लड़ने आए और केवल एक उपचुनाव लड़कर के दिखावे की स्थिति में आए, वो नहीं करना चाहती, क्योंकि जो अभी 70 विधानसभाओं को हमने देखा, तो अब हमारा पूरा फोकस संगठन की ओर है कि हम संगठन को मजबूत करें और जितने भी उत्तराखंड के विकास के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हम उठाएं और उस उत्तराखंड में एक विकास की राजनीति को लेकर के आए। तो राजनीति तो तभी शुरू होगी ना जब आप धीरे धीरे अपनी सीटों को बढ़ाएंगे। अभी नगर पालिका चुनाव भी है, अभी ठीक है संगीता जी, नगर पालिका चुनाव भी है, क्योंकि मुख्य चुनाव हो चुका और आम आदमी पार्टी ने उसमें पूरे दमखम के साथ 70 प्रत्याशी सभी विधानसभा सीटों पर उतारे। ठीक है, यानी संगीता जी, अभी आपने जो कहा मुझे नहीं पता, आप पता नहीं अपनी पार्टी के बारे में कितना अपडेट है, लेकिन अब तक जितने प्रवक्ता आपकी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने यही कहा कि हम मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव ही है जो आपको सत्ता में लेकर आएगा, जिसके माध्यम से आप ये कहती हैं कि आप जनता की सेवा करेंगी। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी चलता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि 70 सीटों पर पहले जो हाल हुआ था आम चुनाव में, तो वैसे भी कुछ नहीं होना, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो बॉडी लैंग्वेज जो अभी कह रहे थे रविंद्र जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पहले से उस कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को समझ चुकी है, इसी के चलते आप ऐसी बातें करेंगे। जी, अगर हम एक सीट जीत भी जाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं और एक सीट जीत भी जाते हैं, तो सत्ता अभी बीजेपी की ही है, काम बीजेपी को ही करना है। ठीक है, और जो होना है वो बीजेपी के ही हाथ में है। ठीक है संगीता जी, देखते हैं आम आदमी पार्टी का क्या होता है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अमरजीत सिंह जी। अमरजीत जी, कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में इस बार तैयारी कर रही है, निर्मला गैतोड़ी का नाम भी वो सामने लेकर आ गए काफी लंबी रिसर्च के बाद में, और कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी जो आम चुनावों में उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा था कि महिला वोटर्स को साधना है, और महिला को उतारकर मुझे लगता है यहां पर भी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि काफी सक्रियता चंपावत में महिलाओं की है। क्या लगता है, क्योंकि आम चुनाव जब हुए तो कुछ ये दांव बहुत ज्यादा असरदार नहीं दिखा, क्या इस बार आपको उम्मीद है इससे? निश्चित रूप से निर्मला जी मुझे लगता है कि बेहतर टक्कर देंगी मुख्यमंत्री जी को, एक महिला होने के नाते, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप हम चर्चा करें तो 5 साल की भी चर्चा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल की, और पुष्कर सिंह धामी जी को देखें तो 5 से 6 महीने का इनका जो कार्यकाल था उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। हम उन सबको अगर पीछे छोड़ भी दें, उस पर चर्चा भी ना करें, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये कहकर कि जनता ने इनको मैंडेट दे दिया, और उसके बाद जो आज 50 से 60 दिन का जो इनका भारतीय जनता पार्टी का समय है, जो मुख्यमंत्री अमरजीत जी आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, सबसे पहले सुनाते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ यात्रा मार्ग पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और SDRF के अतिरिक्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश किए गए हैं, और जो हमारे यात्रा रूट हैं जहाँ पर जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए प्रत्येक 100 मीटर पर हमने स्वास्थ्य की टीम भी लगाई है, जो अगर कोई भी परेशानी होने पर, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आने पर, जो नज़दीक का चेक पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट पर ले जाकर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। चूँकि इस बार यात्रा कोरोना महामारी के बाद 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी का सहयोग लेकर हम सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक उनको ऊपर से क्लियरेंस न मिल जाए तब तक वो यात्रा को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे धामों पर है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी अत्यधिक हो जाने के कारण से कुछ परेशानियों का भी सामना यात्रियों को, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। इसलिए अपना जो भी उनकी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले करवाएं और वहाँ पर अनुमति होने के बाद ही यात्रा को जारी रखें।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि अनुमति जब मिल जाए, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही चारधाम की ओर प्रस्थान करें। और अब अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। अमरजीत जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आज का जो चुनाव है, उपचुनाव हमारे हो रहे हैं, अगर इसमें हम केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का ये 50-60 दिन का हम कार्यकाल ही देख लें, इस पर ही चर्चा कर लें, तो अगर आप इनका ये कार्यकाल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यकाल रहा पूरी तरह से विफल रहा। जो उन्होंने कहा था कि जनता के लिए सहूलियतें दी जाएंगी, मैं चलो वो भी बात में आता हूँ। और अभी जो आपने एक मुख्यमंत्री जी का बयान दिखाया, ये सारा आप समझिए कि आज जो बयान आया है इसमें स्पष्ट देख रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मुख्यमंत्री जी का जो 50 दिन का कार्यकाल था पूरी तरह से विफल रहा है। आज जो बात वो कर रहे हैं उसके लिए 20 लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा है, हाँ। अपनी जान गंवानी पड़ी है, तब आज मुख्यमंत्री को पता लगा, याद आ रहा है कि वहां पर जितनी कैपेसिटी थी उससे अधिक लोग आ गए, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, आज इनकी डॉक्टरों की टीम भेजी जा रही है। तो क्या 1-1.5 महीने से लगातार आप देखिए ना, मुख्यमंत्री चूंकि हार चुके थे, उनको चुनाव जीतना था, केवल और केवल एक ही लक्ष्य था कि मैं चंपावत से लड़ूं, कि मैं कैंट से लड़ूं या मैं डीडीहाट से लड़ूं। इन्होंने पहले महीना भर तो वहां गुजार दिया और आज का जो लक्ष्य है केवल और केवल चंपावत का लक्ष्य है। इनका चारधाम यात्रा को लेकर के या अन्य जो प्रदेश की समस्या है उस पर मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। और अभी रविंद्र कुमार जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो जो है कांग्रेस जो है हाथ जो है छटक दी है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने हार स्वीकार नहीं करी, लेकिन आप और बात का ध्यान दीजिए, उपचुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहे उत्तराखंड में। उपचुनाव तिवारी जी के समय में भी हुए, बगुणा जी के समय में भी हुए, हरीश रावत जी के समय में हुए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने जहां उपचुनाव हो रहा था वहां मात्र 2-2 दिन के लिए गए थे वहां पर चुनाव प्रचार में, और बाकी समय उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। और यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री जी का केवल एक लक्ष्य है कि वो चुनाव प्रचार में रहें, रोड शो करें, वहां केवल घोषणाएं करें। बाकी उत्तराखंड में किस प्रकार की महंगाई है, बिजली की समस्या है, सड़कों का बुरा हाल है, चारधाम यात्रा में लोगों की जान गंवानी पड़ रही है, इस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। और यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। अंतोगत्वा पार्टी जब जाएगी और जनता तय करेगी क्या ये मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी बता रही है क्या ये सच नहीं है, क्या मुख्यमंत्री का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना है या राज्य चलाने की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अभी जो आपने उनकी बाइट दिखाई, इससे स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अब तक कोई तैयारी नहीं की थी, और जो 20 लोगों की जान गई इसकी सीधा सीधा कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन सबके ऊपर पुष्कर सिंह धामी स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है अमरजीत जी, देखिए तो जनता तय करेगी कि आखिर कौन जिम्मेदार है और चुनाव में किसको हार और किसको जीत मिलेगी, लेकिन उपचुनाव में धामी कमाल कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, चलिए चारधाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और उपचुनाव में किससे हार और किससे जीत मिलने वाली है, इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है। कमलकांत जी के पास चलते हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कमलकांत जी, आपका बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। कमलकांत जी, आपने भी सुना सभी पार्टियों के प्रवक्ता, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ में हैं। मुख्य मुकाबला आपको किसके बीच में नजर आ रहा है? क्योंकि यूकेडी है जो लगातार उत्तराखंड के लिए लड़ी है, लेकिन इस बार पूरी तरह से बाहर नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार चंपावत पर? देखिए, यूकेडी तो खैर अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो कोई प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं, क्योंकि पहले जैसे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बोला था कि उतारने का, उन्होंने कहा था कि कोई प्रत्याशी उतारने, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो लतीफी भी रही है और ये हम समझते हैं हमारी गलती भी है। दूसरा, जैसे हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां गए और आप देखिए नामांकन ही हो रहा है, नामांकन में ही 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री वहां जाकर बैठ गए हैं कि मतलब एक नामांकन होना है, वहां 4-4 मुख्यमंत्री जाने की जरूरत क्या है? खुद वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और इतनी बड़ी तादाद पे उनके सारे स्टार प्रचारक ऐसे बैठ गए जैसे कि वहां उन्हें अभी से डर लग रहा है कि कुछ परेशानी ना उत्पन्न हो जाए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी आचार संहिता का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, चाय बागान से लेकर हिंगलाज मंदिर तक, वहां तक जाने के लिए रोपवे की घोषणा कर रहे हैं और एक नोडल अधिकारी का भी उन्होंने क्या कहते हैं नियुक्ति की घोषणा की। तो ये जो आचार संहिता में वो चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से वो घबराए हुए हैं, इतनी तादाद में पूरी सेना वहां उतर गई है, मतलब कितना दबाव लग रहा है। हाँ। और जहां तक मुख्यमंत्री जी खुद ही वो कहीं पर भी बात करते हैं, आप उनके बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कितना कॉन्फिडेंस है उनके कार्य में। तो मुझे नहीं लगता कुछ वो अपने बल पर या अपने दिमाग से कुछ कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो कोई भी व्यक्ति काम करता है, आदमी गलती भी करता है तो सीखता है, लेकिन जब आदमी दिशा निर्देश, दूसरों के दिशा निर्देश पर काम करेगा और तो वो उसमें कॉन्फिडेंस क्या होगा। और जहां तक 4 धाम की यात्रा की है, अभी तक 20 लोग मरे, कल तक 16-17 लोग मरने की थी, अभी शायद 20 लोगों की हो गई होगी। तो ये दिख रहा है 4 धाम में क्या सरकार का सहयोग मिल रहा है जनता को, कुछ मतलब सहूलियत मिलनी चाहिए थे आराम से। और जहां तक उन्होंने खुद बोला था कि हम जो सबका एक वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, स्वाभाविक रूप से जब रजिस्ट्रेशन का फिर क्या मतलब रहेगा? जब वो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको पता है इतनी तादाद में लोग वहां पर जाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा जा रहे तो उनको स्टॉप देना चाहिए था। लेकिन आज रजिस्ट्रेशन भी करा रहे, फिर रजिस्ट्रेशन का महत्व क्या रह गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो सरकार ठीक है, यानी सभी चीजों पर ध्यान जो है वो देना होगा। ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, बॉडी लैंग्वेज की आज आपने बात शुरू कर दी और उसके बाद सभी लोगों को बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग लोगों की नजर आने लगी है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें या फिर जो उनका फिलहाल का जो काम करने का तरीका नजर आ रहा है फिलहाल के दिनों की, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भी डरे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ तौर पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि खटीमा में जिस तरह से हार हुई, भीतरघात हो, कुछ भी हो, कोई भी वजह हो, लेकिन अब डर तो है, क्योंकि अगर वो नहीं जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पर भी बहुत बड़ी बात आ जाएगी। तो ऐसे में सिर्फ ये बात एक सीट को लेकर नहीं है, ये पूरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको लगता है इसी वजह से मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान चंपावत पर है? जैसा कि अभी अमरजीत जी भी कह रहे हैं, कमलकांत जी भी कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा पर तो ध्यान ही नहीं मुख्यमंत्री का, सरकार चलाने पर तो ध्यान ही नहीं है, वो तो चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। जी, ऐसा कहना गलत है कि जो है मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कहीं से आपको कमजोर दिखाई दे रहे हैं या कहीं से उनके डर का ऐसा लग रहा है। तो उनके काम करने के पैटर्न को अगर हम देखें, जितना वक्त वो चंपावत में दे रहे हैं, जैसा अभी अमरजीत जी ने कहा, जिस तरह से वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इन चीजों को अगर देखें तो ये सब यही कहती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा ही टाइम चंपावत में दे रखा है या पूरा ही टाइम आप ये कह दो कि उन्होंने पूरे प्रदेश को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। आज प्रदेश का काम उसी गति से उससे चल रहा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्री हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ की कहने वाले, ये तो एक आरोप है। अब आरोप विपक्षी पार्टियों गरिमा जी से पूछिए, इनके पर्यटन मंत्री कहाँ है आज? अरे 4 धाम, अगर सारे मंत्री अपनी जगह पर काम कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कहाँ है पर्यटन मंत्री, कहाँ है आपके आज?
अरे भाई मुख्यमंत्री क्या, अरे पर्यटन मंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा। मुख्यमंत्री जी ठीक है चंपावत में बिजी हैं, तो बाकी मंत्री जो काम संभाल रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ पर्यटन मंत्री कहाँ है इस वक्त? और अब मैं आपसे पर्यटन मंत्री बता तो दीजिए कहाँ है। ये बोलने में शर्म आ रही तो मैं बता देता हूँ, जनता देख रही है। पर्यटन मंत्री आपके दुबई बैठे हुए हैं, वहां पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो आ रहे हैं, आपके मेहमान आ रहे हैं, जो बाहर से तीर्थ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी संख्या आपसे संभल नहीं रही है। और पर्यटन मंत्री आपके दुबई बैठे हुए हैं, वहां जाके केवल घोषणाएं कर देते हैं। तो मुझे बता दीजिए आप कितने मंत्री, आपके कितने अधिकारी चारधाम यात्रा में लगे हुए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है? मैं सबको भेज दूंगा, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, सब लोग आएंगे। अब सरकार आपकी है तो कोई नहीं, आप मुझे बताइए सरकार कहाँ है? आप रविंद्र कुमार जी सरकार कहाँ है ये बता ही नहीं रहे आप। केवल और केवल चुनाव में व्यस्त हैं, उनमें जो है उनको कोई मतलब नहीं। और जो 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी सीधा सीधा कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री को जिम्मेदार है। भाई आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन इस डाल से कूद के कभी उस डाल पे कूदना ये सही नहीं है। आप एक जगह स्थिर होकर बात करो। उनने का क्या पूछना चाह रहे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा तमाम मंत्री लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव में बाकी जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो चारधाम की जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री की भी है, पर्यटन मंत्री की भी है। तो मैं आपसे पूछ रहा था आपसे कि पर्यटन मंत्री कहाँ है? अगर है नहीं है तो मुख्यमंत्री को चार्ज संभालना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री चार्ज नहीं संभालेंगे तो सवाल खड़े होंगे ना आप पर। नहीं, क्यों नहीं? चारधाम की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। देखिए 20 लोग जान गवा चुके हैं, लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे जान पड़ी है आपके, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आप ये अभी मुख्यमंत्री जी के मैं फाइल देख रहा था, वो कह रहे डॉक्टरों की टीम भेजेंगे। कब भेजेंगे डॉक्टरों की टीम? 20 लोग अपनी जान दे चुके हैं। हर 100 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, बेडों की। मान्यवर अभी मुख्यमंत्री जी एक टीवी चैनल में आकर के बता रहे थे, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी बता रहे, सुन तो लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी बाकी व्यवस्थाओं के बाद बता रहे थे हर 100 मीटर पे 70 से ज्यादा जो है अच्छे डॉक्टर हैं और टीमों को भेजा जा रहा है। गलत बात है रविंदर जी, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप आने वाले संख्या यहाँ पर दुगनी से 3 गुनी हो गई है। आप अभी तक ये निर्धारण नहीं कर पाए कि यात्रा कितने लोग करेंगे, उनकी रहने की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, वो कहाँ रहेंगे, अगर इमरजेंसी में कोई समस्या होगी वो कहाँ जाएंगे, कोई टेलीफोन नंबर आपने जारी नहीं किया। उत्तराखंड में पूरे तरीके से आप मैं फिर कह रहा हूँ, आप उत्तराखंड की जनता के साथ छल कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जितने आप बता रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो मुख्यमंत्री जी की आने वाले जो समय में आप, मैं बता रहा हूँ 31 मई को जनता जवाब दे देगी आपके मुख्यमंत्री को। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना, चुनाव जीतना, चुनाव जीतना। इस बार इतिहास रचा जाएगा और मुख्यमंत्री को खटीमा में भी हराया। इस बार सुन लीजिए, इस बार मुख्यमंत्री को आपको यहाँ से भी जनता बाहर करेगी। ये जनता देख रही है किस प्रकार से आपकी लापरवाही चल रही है। अपील करनी चाहिए आपको। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, ए न्यूज के चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी होश में आइए, तो जनता पर तरस खाइए और जनता के जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, वो यहाँ से क्या छवि लेके जाएंगे, उनकी यात्रा सुगम हो, सुचारू हो और सही चले, इस पर काम करें आप। ठीक है, इस तरीके के सिर्फ ये ना सोचो ये सबका काम है। नहीं रविंद्र जी, सबका काम है, सबका काम है। अतिथि सबके हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ये अतिथि सबके हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि जवाबदेही आपकी है, सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, तो सारी जिम्मेदारी तो पहले आपकी हो जाती है। देखिए अभी हम खैर चारधाम को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, चंपावत पर बात हो रही, लेकिन फिर भी अगर ध्यान दे रहे हैं तो अभी मुख्यमंत्री ने कहा ना कि रजिस्ट्रेशन करके आए, अपील तो की गई, लेकिन तैयारी ये क्यों नहीं की गई पहले से? भाई तैयारी भी तो करनी चाहिए थी। पता था आपको भी ना कि 2 सालों के बाद में यात्री आएंगे तो संख्या में इजाफा होगा, फिर तैयारी उस हद तक क्यों नहीं हुई है? और इस आस्था का सैलाब इस समय जो है चार धामों को के लिए जो आस्था का लोगों के अंदर है, उसको देखते हुए एक उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे लोगों की संख्या आई है और ये हमारे पर्यटन के लिहाज से और हमारे प्रदेश के लिहाज से अच्छा है। और गरिमा जी प्रदेश के लिहाज से अच्छा है, सब तरह से अच्छा है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है? अभी मुख्यमंत्री को आपने सुना ना, अभी तो आपने सुना, अभी हमारे डिबेट में बीच में ही वो बोले कि अनुमति जब हो, जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि एक सीमित क्षमता है, एक सीमित क्षमता है वहां पर, तो उस क्षमता के हिसाब से ही लोग जाएंगे। गरिमा जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, सुन लीजिए।
आपके चैनल पर एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार डिबेट की है और मेरे अलावा और भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सबने आकर ये चर्चा करी कि चारधाम यात्रा को लेकर के 1-1.5 महीने से आपके चैनल पर लगातार चर्चा हो रही है। हफ्ते में 1 से 2 बार इस चैनल, इस चारधाम पर आप चर्चा करते हैं यहाँ पर कि सरकार की क्या तैयारी है। और सरकार ये मान के चल रही थी कि इस बार जो चूंकि 2 वर्षों से यात्रा नहीं हुई, इस बार यात्री ज्यादा आएंगे, यानी सरकार को पता था यात्री ज्यादा आएंगे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है अमरजीत जी, आज हम चंपावत पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं हम जब चारधाम पर बात करेंगे तब आप ये चीजें कहिएगा। नो डाउट कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चंपावत में बिजी हैं, चारधाम की यात्रा की तैयारियां जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। आज चंपावत पर बात कर लेते हैं। भगीरथ जी हमारे साथ में। भगीरथ जी, क्या लगता है इस बार चंपावत की जनता का मूड क्या है? क्योंकि पार्टियां कुछ भी कहें, इनकी ओर से प्रचार प्रसार कुछ भी हो, जो असर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो जनता के मूड के हिसाब से आएगा। क्या लगता है इस बार जनता किस ओर रुख करने वाली है? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। एक आम आदमी पार्टी की संगीता मैडम और यूपीडी के इन्होंने कहा, जो लग रहा है कि ये प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हाँ नहीं, लेकिन भगीरथ जी आज मुझे लगता है संगीता जी नहीं कहा, लेकिन इसके पहले आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि वो प्रत्याशी उतारेंगे। जी। हाँ। अब चूंकि आज की जो उन्होंने कहा तो वो नई परिस्थिति पैदा हो गई। हाँ। तो कहा तो ये भी जाता है कि आम आदमी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, तो ये अक्सर ये इस तरह की खबरें भी बनती हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, एक बात। दूसरा, यूकेडी जिसका राज्य निर्माण में बड़ा योगदान रहा, अगर वो मैदान छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में नहीं आ रही है, तो इन दोनों दलों को अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो घोषणा कर देनी चाहिए कि वो किसको अपना समर्थन देंगे, पुष्कर सिंह धामी जी को या कांग्रेस को। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये मैदान अगर छोड़ रहे हैं तो इनका कैडर वोट है, जैसा कि दावा भी करते हैं, तो वो कैडर वोट कहाँ जाए? वो तो टूट भी जाएगा। अगर उन्हें जोड़े रखने के लिए इन दोनों पार्टियों के लिए अच्छा होगा कि या तो ये पुष्कर सिंह धामी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में खड़े हो जाएं और अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से अनुरोध करें कि आप उनको दें या फिर कांग्रेस को दें। ये तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि राजनीति में, राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीतिक जो धर्म है उसमें मैदान अगर छोड़ा है, मैदान में नहीं आ रहे तो किसी का समर्थन तो आप करेंगे ना, या किसी का विरोध करेंगे। तो ये एक तो ये बात है, मैं कहना चाह रहा था जिसको। दूसरा ये है कि ये बात सच है कि चंपावत जो है, देखिए करीब 4 जिलों से लगा हुआ है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। और वहाँ की जो परिस्थितियां, जितना हम, क्योंकि मैं भी पर्वतीय क्षेत्र से आता हूँ और उसी नैनीताल जनपद से, तो वहाँ आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी वही चारपाई से या डंडी कंडी से मरीजों को रोड हेड तक लाते हैं। बड़ी चिकित्सा सेवाएं हों, शिक्षा, उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं है। पानी का, पेयजल का बहुत संकट है। सिंचाई के संसाधन सीमित हैं। पलायन इस कदर हो रहा है कि रोजगार के लिए, जब कृषि और जो औद्यानिक फसल के मामले में चंपावत बहुत अच्छा माना जाता था कभी, और जो पर्वतीय, जो खासकर जो हमारी पहचान है, जो कृषि, जो फसलें हैं, वो जो है लोग उनको अब छोड़ रहे हैं। तो क्योंकि सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल नहीं रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम एक, अगर वो जीतते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है, जनता भी कर रही होगी कि जरूर उनके यहाँ के 100% गांव और तोक जितने हैं, पहली बात कि वो रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। दूसरा ये है कि वहां तक जो गवर्नमेंट जी की जो योजनाएं हैं, जो खासकर स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट रूपों में दी जाती हैं, अभी भी मैं सुन रहा था कि वृद्धावस्था पेंशन अभी तक लोगों के पास नहीं गई है, जो खासकर जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, जहां बहुत ही ज्यादा साल भर में 12 महीनों में 8 महीने सीजनल बेरोजगारी रहती है, तो बड़ी लोग दिक्कत में हैं, पैसा नहीं है, कई विभागों में वेतन नहीं मिला है, तो कई चीजें हैं, ये इस तरह की बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद लोगों की एक उम्मीद जरूर है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनका, उनके क्षेत्र का, उनके गांव का जो है भला होगा। और एक बड़ी बात ये देखिए, आज भी चंपावत का जो अधिकांश कृषि और औद्यानिक उत्पादन है, उसका जो मंडी है वो हल्द्वानी है।
मतलब देखिए ना, हल्द्वानी नैनीताल जिले का है और उधर है, वहाँ जो है कोई छोटी लघु मंडियां तक वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो किसान का जो है रोड हेड तक आना, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, जो कृषि उत्पादन है, एक बड़ी लागत। आलू बहुत अच्छा होता है उधर, सब जानते हैं इस चीज को, और जिसका बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, पूरे देश भर में वहाँ का आलू जाता है और उसका जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन है क्या कि उनकी जो परिवहन की लागत अत्यधिक हो जाने से उनको, किसानों को उनको समुचित लाभ नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि लागत भी नहीं निकल पाती। तो मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसी घोषणाएं, ऐसे वादे करने चाहिए कि वो वहाँ के लोगों को, उनके वहाँ के किसानों को, गरीब मजदूरों को, उनकी दिक्कतों को दूर करेंगे। तो ये वादा कर दें, अच्छा है, तो हो सकता है शायद हो। हाँ, कांग्रेस ने जरूर राजनीतिक धर्म निभाते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उसके लिए उनको साधुवाद। कि कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस ने उम्मीदवार की जब घोषणा की तो वॉक ओवर दे दिया, ऐसा नहीं होता है, प्रत्याशी कोई कमजोर नहीं होता। हाँ। लेकिन उन्होंने राजनीतिक धर्म के तहत अपना उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो यहाँ जो है सत्ता की दावेदार रही पिछले, बिल्कुल बिल्कुल, आज सुर बदल गया, आज सुर बदल गया आम आदमी पार्टी के, आज सुर बदले से नजर आ रहे हैं। अभी बड़ी अहम बात आपने कही भगीरथ जी, कि ऐसा कहा जाता है कि टीम बी है आम आदमी पार्टी। संगीता जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? आखिर क्यों? आज तो आप बिल्कुल समाज सेवियों की तरह बातें कर रही थी। आपने नहीं, मतलब आपने कहा ना कि ऐसा कहा जाता है, ये बात सच है कि ऐसी अफवाह है, चर्चा है? हाँ गरिमा जी, हाँ, आम आदमी पार्टी ए टीम है, किसी की बी और सी टीम नहीं है। हाँ, तो फिर राजनीतिक दल आप है ना। आज आपने जो बातें कही, संगीता जी सुन लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। संगीता जी, आज आपने पहले सवाल के जब उत्तर में बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी समाज सेवी के जवाब को सुन रही हूँ। क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी अगर विकास की बात भी करती है ना, कि हम जनता का विकास करेंगे, तो वो यही चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, उसके बाद हम योजनाएं बनाएं और उसके माध्यम से ही जनता का विकास करें। आप समाज सेवी तो है नहीं ना, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता में आना। कोई राजनीतिक दल सबसे बड़ा यही उद्देश्य लेकर उतरता है अगर प्रैक्टिकली सोचे तो। और आज आप कह रही हैं कि हम संगठन की मजबूती पर ध्यान देंगे, हम चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। इसके पहले तो सुर कुछ और कह रहे थे आपके। देखिए गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक दल का काम ही है चुनाव लड़ना, और जब वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसे सत्ता में आएगा, अपनी भागीदारी निभाएगा और आगे विकास करेगा। लेकिन जिस तरह से जब हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और जो हमें अभी मैंडेट मिला वो भी हमने देखा, तो जन भावनाओं के विपरीत जाकर के आम आदमी पार्टी को अगर लगेगा कि चुनाव नहीं लड़ना है तो वो नहीं लड़ेगी, और लगेगा कि चुनाव लड़ना है तो वो जरूर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ये फैसला मेरा नहीं है, या ये फैसला हाईकमान करेगा, वो जैसा भी निर्देशित करेगा वैसा पार्टी आगे की ओर विचार करेगी। और रही बात संगठन को मजबूत करने की, तो देखिए आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की या 2 साल में जो सबक लिया कि हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम नहीं रह पाए, तो आम आदमी पार्टी को उस ओर भी नहीं, नो डाउट संगीता जी कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूती के लिए काम करे और विकास के मुद्दों को लेकर के जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में संगीता जी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है संगीता जी, यानी आम आदमी पार्टी फिलहाल संगठन को मजबूती देने पर जो है वो ध्यान दे रही है। लेकिन देखिए ये चुनाव भी मुझे लगता है ये एक आम चुनाव नहीं है। अगर यही चुनाव किसी और के लिए होता तो इसे हम आम कह सकते थे। ये मुख्यमंत्री के साथ में चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है क्योंकि नैतिकता भी बनती है राजनीतिक दलों की, कुछ जैसा कि भगीरथ जी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर ही सही राजनीतिक दलों का ये एक वो होना चाहिए कि अगर हम नहीं भी चुनावी मैदान में है तो हम किसको अपना समर्थन दे रहे हैं, ये बातें कहनी चाहिए ताकि जो जनता का वोट है वो बेकार ना जाए, है ना। ये चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी से अमरजीत जी आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर संगीता जी तो इस बार कह रही हैं कि प्रत्याशी, मतलब उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यूकेडी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो फिलहाल संगठन पर मजबूती के लिए मतलब ध्यान दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आ रही है कि इस बार मुख्य मुकाबला जो मेन टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हार मानकर नहीं बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रचारकों की सूची लेकर आई है, ये सब दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन आपको उम्मीद क्या है जनता से, क्योंकि अभी
भगीरथ जी ने कहा कि जनता ये भी सोच रही है कि अगर पुष्कर सिंह धामी हमारे विधायक बन जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास और तेजी से और जल्दी होगा। तो आपको क्या उम्मीद वाकई में लग रही है चंपावत की जनता से कुछ? ऐसा एक बात मैं बार बार हैरान होता हूँ इस बात को सुनकर के कि कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, मुख्यमंत्री मेरे यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो मेरी विधानसभा का विकास हो जाएगा। तो ऐसे तो 70 विधानसभाएं मुझे लगता है सभी खाली कर दें, अभी मुख्यमंत्री को लड़वा लेते हैं, पूरे प्रदेश का विकास तभी होगा। ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जिस जगह से आए और वहां पे उस क्षेत्र का विकास हो। अगर मुख्यमंत्री के रहने से क्षेत्र का विकास होता तो खट्टीमा का विकास होता। वहां क्यों विकास नहीं हो पाया? क्यों जनता ने नकार दिया? क्या वहां की जनता को यह समझ नहीं थी कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा अगर मुख्यमंत्री को हरा देंगे? मुख्यमंत्री हारे, मुख्यमंत्री का होना और ये क्षेत्र का विकास होना ये दोनों अलग बातें हैं। इसके लिए नियत होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की विकास के लफ्ज जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विकास हो इससे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक का कोई सरोकार नहीं। हाँ, जनता को किसे बरगलाया जाए, घुमाया जाए, भटकाया जाए और वोट बटोरे जाए, इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यहाँ मैं भगीरथ जी के एक बात को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर से बात कही। मैं कल भी एक चैनल में था, वहां पर यूकेडी के सेमवाल जी बैठे थे, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से संगीता जी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, लगभग मान के चले कि आम आदमी पार्टी इस बार शायद जो है कोई प्रत्याशी उतारने नहीं जा रही। मैं भगीरथ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्हें बड़े साफ बोली से पूछा दोनों दलों से कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो आपको स्पष्ट कम से कम इतना तो करना पड़ेगा उत्तराखंड के जनता का हित को समझते हुए कि आपका जो कैडर वोट है, जो आपके समर्थक हैं, वो किसको वोट करें। क्या वो मुख्यमंत्री जी को मौन स्वीकृति देना चाह रहे हैं, मौन समर्थन देना चाह रहे हैं? अगर नहीं देना चाह रहे तो उनको स्पष्ट करना चाहिए उत्तराखंड की जनता को कि आम आदमी का कैडर या यूकेडी का कैडर किसको वोट देगा। इससे बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है और सी टीम कौन है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल 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 ठीक है, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी से रविंद्र जी, उनसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं। रविंद्र जी, इस बार कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे आपको घेरने के लिए, मैं फिर वही पर बात आ जाती कि बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। इस बार कांग्रेस पार्टी के पास चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चार धाम की यात्रा पर लगातार वो आपको घेर रहे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज तो सब कुछ साफ दर्शा रही है, जबकि सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डर तो है। क्योंकि चाहे बिजली की समस्या हो, आप देख रहे हैं चार धाम यात्रा तक में यात्रियों के सामने बिजली का संकट आ गया, अब तो पानी की समस्या हो, महंगाई कहाँ पहुंच गई है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति उत्तराखंड में हावी है कहते हैं, तो उसका भी असर तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो फिर भी बॉडी लैंग्वेज कैसे इतनी मजबूत है? देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से बेरोजगारी हो, महंगाई हो और अन्य मुद्दे हो, ये तो 2014 के बाद से जब इन्होंने देश की सत्ता गंवाई और धीरे धीरे राज्य जी, आप इनसे पूछिए, ये कुछ सवाल है, ये कुछ जवाब नहीं, उनको सुनने तो दीजिए, मैं रोकूंगी उनको अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं। आप आज से 8 साल पीछे चले गए। अरे उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, अमर जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं उनको बोलूंगी, आप क्यों परेशान है। करते करते लगातार चुनाव 55-60 चुनाव ये हार चुके हैं अभी तक, और 2022 में मैंने कहा है, बरगलाया है, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों ने, जनता को झूठ बोला है। आपका विकास से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है आपका। मैंने कहा है कोई सरोकार नहीं है। अमरजीत जी, ऐसा ना समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, किसी की बात भी कन्वे नहीं हो पाती दर्शकों तक। प्लीज एक बार उनको बोलने देते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा जल्दी से। रविंद्र जी जल्दी से। देखिए, जनता पहचान चुकी है इनको। जनता के बीच में इन्होंने ऐसा माहौल बनाया था 2022 के चुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से 54 सीटों से सीधा 11 सीटों पे आ जाएगी, जैसी इनकी स्थिति थी 11 की। लेकिन इनको जनता ने जवाब दे दिया कि भैया तुम जो है अभी कुछ दिन आपको जो है अभी बर्फ में लगा दिया गया है। और ये कांग्रेस पार्टी बर्फ में लगी हुई पार्टी है। कुछ सीटों पे इनको जितनी बढ़ोतरी मिली है, लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला। नहीं रविंद्र जी अभी आपने ठीक है, आपने 8 साल पहले की बातें कर दी। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं, हार तो आपकी पार्टी को भी बहुत बार मिली, हार तो आपको भी हम कह दें ऐसे पंजाब में मिल गई। अब वहां की बात अभी नहीं करनी, लेकिन कब कौन हारता है, कब कौन जीता है तो एक अलग बात हो गई। आप ये बताइए कि आप उनको कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि ये तो सारी सीटें लेकर आएंगे, उनका फिर भी बढ़ गया, लेकिन आप सोचे कि आपके कैसे कम हो गए। सोचने का विषय तो ये भी, आपके मुख्यमंत्री हार जाते हैं, अरे और कोई नहीं, मुख्यमंत्री हार जाते, इतनी और सीटों में से भी तो कोई हार सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री हार गए आपके।
देखिए, ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सीट लूज कर गए, लेकिन आप इस बात को लगाइए ना कि उनके नेतृत्व में चुनाव पूरा उनके कंधे पे, उनके चेहरे पे लड़ा गया, और उनके चेहरे पे लड़ते हुए चुनाव को जिस प्रकार से कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, ये हो गया वो हो गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोविड भी आया, लोगों के बीच में थे, जनता के बीच में थे। कोविड को भी इन्होंने पूरा का पूरा वो किया, क्या कहते हैं, लोगों को मार दिया। वैसे रविंद्र जी बस समय बहुत कम है, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ माफी के साथ में, लेकिन एक बात फिर भी कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में आप जीत भले गए, आप सत्ता में भले आ गए, लेकिन किरकिरी आपकी बहुत हुई है, ये तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जनता ने भी देखा, खटीमा में आप हारे, मतलब आपकी जीत भी ऐसी हुई कि आपके साथ, मतलब एक होता है ना कि गले की फांस बन गई थी खटीमा सीट, वो हो गया था। अमरजीत जी, वक्त बहुत कम है, अभी फिर जब हम दोबारा जोड़ेंगे तब आपकी बातें हम सुनेंगे, लेकिन आज की इस चर्चा में फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उपचुनाव में धामी कमाल कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 31 मई और इस बार चंपावत सीट से चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी। नतीजे क्या होंगे तो आने वाले वक्त के साथ में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आज के देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।